टू नेगोशिएट, जब दोनों देश नेगोशिएट करती है ग्लोबल कंट्री से, खासकर डेवलप कंट्री से, तो चाइना और भारत साथ में रहती है। पॉइंट है क्लाइमेट गवर्नेंस, ऑलवेज चाइना एंड इंडिया ऑन द सेम प्लेटफॉर्म व्हेन वी, हमेशा ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की तरह देखते हैं और माना जाता है कि चाइना ऑलवेज नॉट फॉलो द इंटरनेशनल नॉर्म्स रूल्स। ये बहुत क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत वहां कभी नहीं चाहेगा चाइना आकर बैठे। समझाने के लिए तो ये अररिया भी जा रहा है इधर, अरवल भी किस दिन है, ये अरवल है, ये अररिया है, मतलब अररिया और अरवल मतलब छोटे छोटे जो जिला है वो सब अपने में समेट लेगा किसी दिन चाइना। वो समझने लगे कि एक नया जिला बना दिए हैं और अररिया अरवल इसी में आ रहे हैं। तो 1913 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था तिब्बत, वो तिब्बत ब्रिटिश इंडिया ये सब का इन्वॉल्वमेंट था, इसमें मानने को तैयार नहीं। जब 1913 में तिब्बत एक अलग स्टेट बनती है, वो अपने आप को बताती है कि बिकम द ऑटोनोमस स्टेट, और चाइना का स्ट्रेटेजिकल जियो स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी है और भारत इसको कैसे काउंटर करता है। उसके बाद सलामी स्लाइसिंग, BRI जियो स्ट्रेटेजिकल एक्सपेंशन ऑफ चाइना एंड हाउ इंडिया काउंटर दिस पॉलिसी। लास्ट क्लास आज बड़ा अटेंडेंस कम है, सब वोट देने चले गए क्या सेकेंड फेज का? चलिए बढ़िया। लास्ट क्लास वी हैड स्टार्टेड द चैलेंजेस, जिसमें हमने बॉर्डर डिस्प्यूट्स पढ़ा था, मैकमोहन लाइन, मैकडोनल्ड, जॉनसन लाइन, वहां तक कोई दिक्कत? चीजें समझ में आ रही है? आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस के बारे में, छोटा छोटा चैलेंजेस है उसको पढ़ेंगे, देन move to the important topic regarding geostrategical expansion of China and how India counter these policies। जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि चाइना का जियो स्ट्रेटेजिकल स्टांस या पोजिशनिंग क्या है, कैसे वो चीजों को बढ़ा रहा है, तो उसी में बहुत सारे पॉलिसीज हैं जिसपे हमें चर्चा करना है और भारत इसको कैसे काउंटर कर रहा है। जैसे 5 फिंगर स्ट्रेटेजी, 5 फिंगर पॉलिसी है ना चाइना का, पाम फिंगर 5, उसके बाद सलामी स्लाइसिंग, BRI, उसके बाद 9 डैश लाइन, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, डेप ट्रैप पॉलिसी, तो ये सब चाइना का स्ट्रेटेजिकल जियो स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी है और भारत इसको कैसे काउंटर कर रहा है, वो सेकंड टॉपिक है जो आज हमें वो भी कंप्लीट करना है। उससे पहले इंडिया चाइना में नेक्स्ट डिस्प्यूट की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एक दलाई लामा एंड तिब्बत, दलाई लामा एंड तिब्बत इशू। अब ये भी इसलिए है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप हिस्ट्री की भी बात करते हैं। इंडिया 1947 इंडिया बिकेम द इंडिपेंडेंट कंट्री एंड 1954 में जैसे हमने पंसिल एग्रीमेंट साइन किया था, वहां तक चीजें बहुत स्मूथली चल रही थी। 1959 में जैसे दलाई लामा स्केप फ्रॉम द तिब्बत और चाइना, भारत गिवन द पॉलिटिकल असाइलम, वहां से रिलेशंस बिगड़ता है। तो अब ये इशू क्या है, और मॉडर्न सिनारियो में आप देखिएगा ये हमेशा न्यूज में रहता है। चाइना ऑलवेज एक्यूज्ड इंडिया फॉर फोमेंटिंग मतलब वहां पे जो इश्यूज क्रिएट हो रहा है तिब्बत में, वो भारत को डायरेक्टली एक्यूज करती है कि भारत रोल प्ले कर रहा है इनके इंटरनल पॉलिटिक्स में। तिब्बत मैटर कब का खत्म हो सकता है, चाइना को ऐसा लगता है अगर भारत इसमें पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन भारत यहाँ पे एक बफर चीज बनाया हुआ है। उसे लगता है जब भी वो पाकिस्तान नेक्सस बढ़ाएगी चाइना, या POK में चाइना को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहती है, भारत के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी पे सवाल उठाएगी, वी यूज दिस तिब्बत मैटर टू काउंटर चाइना, ऐसा भारत के फॉरेन पॉलिसी में दिखता है। तो और कोई कारण नहीं होता है कि उनके इंटरनल मैटर में तिब्बत जैसे इश्यूज को आप यहाँ पे भारत में धर्मशाला या उत्तराखंड में उस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, और यहाँ तक ठंडे में कपड़ा बेचने का अलाउ करते हैं। तिब्बत आता ना, तिब्बत मार्केट आ गया है, तो वही लहासा लवासना नहीं ना आ रहा है कहने का कि तिब्बत लगता है, हम लोग तो तिब्बत मार्केट ही बोलते हैं। तो ये भी दिखता है, उनको चिड़ हो रहा है कि यहाँ ठंडा कपड़ा बेचने क्यों दे रहे आप लोग। तो अभी आने वाले पटना में आते हैं तो अच्छा सस्ता टिकाऊ कपड़ा रहता है। तो कहने का मतलब ये एक बफर एरिया है जहां पे इंडिया और चाइना का एक चैलेंजेस बना है, तो वो पॉइंट हमें समझना है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश एंड स्टेपेड वीजा, ये भी बहुत न्यूज में रहता है, इसको भी समझना है। उसके बाद वाटर डिस्प्यूट,
दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरिया जो हमें एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक से इसको प्लीज पहले समझ लेते हैं, देन वी मूव टू। तो दलाई लामा इन तिब्बत, अब ये मैटर क्यों निकलता है, 1913 के आसपास तिब्बत बिकेम द फ्री स्टेट फ्रॉम द चाइना, लेकिन ये चाइना भविष्य में मानने को तैयार नहीं होती। जब 1913 में तिब्बत एक अलग स्टेट बनती है, वो अपने आप को बताती है कि बिकेम द ऑटोनोमस स्टेट और सॉवरेन स्टेट, जब 1950 में व्हेन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आती है, वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि 1913 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था तिब्बत, वो तिब्बत, ब्रिटिश इंडिया, ये सब का इन्वॉल्वमेंट था। हम लोग तो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हम ये मानने वाले नहीं है, तिब्बत हमारा ही कोर पार्ट है। इस चीज को लेकर इश्यूज बढ़ा और धीरे धीरे चाइना वहां पे अपने मिलिट्री इंकर्शन शुरू किए और फोर्सफुली वहां पे डोमिनेट करना शुरू किया। तो वहां के शुरुआती दौर में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, ये चाइना का टेरिटरी है, वी एक्सेप्टेड कि वी आर द पार्ट ऑफ चाइना। लेकिन वहां के जो लोकल लीडर थे, जो आने वाले समय में स्पिरिचुअल लीडर बने, जिनका नाम था दलाई लामा। दलाई लामा एक उपाधि होता है उनके, वो हर साल अभी भी एक नया दलाई लामा उन्होंने बैठाया कि उनके मृत्यु के बाद ये दैट विल बी द नेक्स्ट 14th 13th, ऐसा चलते रहता है। तो दलाई लामा वहां पे इस चीजों को लेकर आगे बढ़े कि नहीं, ये गलत कर रही है चाइना, आप मिलिट्री पावर्स यूज नहीं कर सकते, हमारा एक अपना सॉवरेनिटी है, हमारा अपना एक प्रेजेंस है, आप उसको कटल डाउन नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण चाइना और तिब्बत में बहुत इश्यूज हुए एंड दलाई लामा स्किप्ड। अब भारत ने ये दिया, तो ये इशू हमेशा बना रहता है। करंट सिचुएशन में भी चाइना इस चीज को उठाती है, और अब चाइना क्या कर रही है, सबसे पहले तिब्बत का नाम बदल दी। तिब्बत का नाम बदली कि उसका नाम ये नहीं है तिब्बत, क्योंकि यहाँ पे दिखाना चाहती है नाम चेंज करके कि भाई ये हमारे कंट्रोल में। उन्होंने यहाँ पे नाम रख दिया जिंगजैंग, ठीक। और वहां पे डेवलपमेंट काम करना शुरू कर दिया, ब्लॉक्स बनाना शुरू कर दिया, घर, हॉस्पिटल, जो भी होता है। The core fundamental issues regarding the China and Tibet is the Buddhism. ये भी हमने डिस्कस किया था कि बुद्धिज्म सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। क्यों? कि जो तिब्बत में बुद्धिज्म मतलब जो फॉलो करते हैं ना, वो थोड़ा सा बोल सकते हैं ना सॉफ्ट बुद्धिज्म है, और जो चाइना बुद्धिज्म फॉलो करती है एग्रेसिव। ये कोर आइडियोलॉजिकल उनके बीच में हमेशा एक टसल बना रहता। अब बुद्धिज्म में हार्ड और सॉफ्ट, अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मे भी सम है इसमें कहानी, लेकिन उनके प्रैक्टिस करने का है। बुद्धिज्म, जब आपने 2-3 तरीके का बुद्धिज्म पढ़ा होगा हिस्ट्री में, हिनाया, महायाना और एक क्या तांत्र, बस क्या, हाँ बस ठीक है, वही, बस इतना बस समझिए कि बुद्धिज्म सबसे कोर इशू है सॉफ्ट एंड हार्ड बुद्धिज्म। तो तिब्बत सॉफ्ट एंड द चाइना हार्ड बुद्धिज्म। तो ये सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बना। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी। चाइना मानने को तैयार नहीं है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनका जो एक इंपॉर्टेंट लीडर थे माओ जेडोंग, वही सारा इश्यूज लेकर आए। उनका लगता है कि सिर्फ तिब्बत नहीं, लद्दाख भी, अरुणाचल प्रदेश, ये सब उन्हीं का पार्ट है। और जो जिनपिंग को माना जाता है फ्यूचर के या प्रेजेंट माओ जेडोंग है, वो उन्हीं के पॉलिसी पे आगे बढ़ रहा है। तो तिब्बत एक बहुत बड़ा इशू है, जो आपको बस बेसिक्स पता आना चाहिए। जब भी डिस्प्यूट्स पूछे तिब्बत को लेकर, आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश भी हमेशा इशू रहा है। क्यों रहा है? वही एक उनका मानना है कि अरुणाचल प्रदेश उन्हीं का पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल प्रदेश आज भी उनका पार्ट है, इसको लेकर हमेशा इशू बना रहता है। अब उन्होंने क्या किया कि पहले तिब्बत का नाम चेंज किया, और तिब्बत का नाम चेंज करके अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज किया, और अरुणाचल प्रदेश को बताया कि वो तिब्बत का पार्ट है। तो नामकरण, नाम चेंज वाला, वो हमसे इंस्पायर हुए। हाँ, जैसे अभी अलीनगर का नाम बदल के हम लोग सीतानगर क्या करने वाले हैं, सीतानगर ना, हाँ, डेवलपमेंटल प्लान बताएंगे नहीं पर, हाँ हाँ निजी है, हाँ, ये तो इलेक्शन कमीशन से वो लोग सीखे, समझ रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे चाइना क्या कर रही है, चेंजिंग द नेम एंड मेकिंग प्रेशर ऑन इंडिया। एस जयशंकर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश उनका भारत का पार्ट था, है और रहेगा। चेंजिंग द नेम कैन नॉट चेंज द ज्योग्राफिकल मैप। ये एस जयशंकर का स्टैंड है, या भारत का स्टैंड है रिगार्डिंग द अरुणाचल प्रदेश। अब वहां पे एक समय पे चाइना में हुआ एशियन गेम,
एशियन गेम हुए तो भारत के भी बहुत सारे प्लेयर वहां पर रिप्रेजेंट करना शुरू किए थे। तो जब अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स वहां पार्टिसिपेट करने गए तो उन्होंने कहा कि आप भारत अपने देश में आने के लिए आपको क्यों वीजा चाहिए, ये उनका स्टैंड था, जिसको भारत ने यूएनओ से लेकर पूरे जियो पॉलिटिक्स पे सवाल उठाया कि आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि चाइना का हमेशा मानना है कि अरुणाचल प्रदेश उनका है। तो अब अपने देश में आने के लिए हमें पटना से समस्तीपुर जाना अगर कॉमनवेल्थ मतलब कोई गेम खेलने के लिए, तो ऐसा थोड़ा कि बोलेंगे कि भैया वीजा लेकर आइए। तो वहां पे उन्होंने नहीं माना, लेकिन भारत इस चीज को बहुत स्ट्रांगली लिया और उन्होंने शुरू कर दिया देना क्या, स्टेपल्ड वीजा, कि जो पासपोर्ट आपने देखा होगा उस पर चिपकता है ना वीजा, अगर आप फॉरेन कंट्री विजिट किए हैं। हाँ मिलेगा मिलेगा, मौका मिलेगा, हमको भी मिला नेपाल घूमने का, आप लोग को भी मिलेगा। हाँ नेपाल भूटान हम भी घूमे हैं, जहाँ पे वो तो वो चिपकता है, जो भी अगर मैंने कुछ अपने रिलेटिव्स के देखे तो वो चिपकता है वो ना, आपके आजीवन आपके पासपोर्ट में ये कह सकते हैं कि आप एज ए भारतीय इस कंट्री को विजिट किए। तो ये जब स्टेपल्ड वीजा का कहानी क्यों आया, उन्होंने क्या किया, वीजा को पेज के साथ स्टेपल्ड कर दिया, और जैसे आप रीच किए चाइना वो पेज हटा लिया। जब इंडिया ने ये इशू बनाया तो उन्होंने बोला ठीक है हम वीजा दे रहे हैं, आप अपने प्लेयर्स को भेजिए एशियन गेम खेलने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि वैसे वीजा दिया स्टेपल करके, और जैसे आप चाइना एंट्री करते हैं मैच खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, उस पेज को हटा लेते हैं। तो उनके भारत या पूरे दुनिया में ये कभी नहीं बता सकते हैं कि एज ए इंडियन आप अरुणाचल प्रदेश के डोमिसाइल हैं, आप चाइना कभी मैच खेलने गए थे। तो ये था स्टेपल वीजा इशू, जो चाइना ने बहुत स्ट्रांगली चीज को लिया और भारत ने भी इसको हमेशा काउंटर किया। तो नाम चेंज करना और इशू रिगार्डिंग द स्टेपल्ड वीजा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी कोरिलेट किया जाता तिब्बत इशू से रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल। थर्ड इंपॉर्टेंट है वाटर डिस्प्यूट। ब्रह्मपुत्र उनके टॉप उस पे है, तो जो भी टॉप पे रहता है वो कंट्रोल कर सकता है। तो वहां पे बहुत सारे डैम बनाए जाते हैं, हाई प्रोफाइल डैम बनाए जाते हैं, और जो पानी को एक तरीके से रोक दिया जाता है। या द फ्लड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन द ब्रह्मपुत्र। उसके बाद वहां पे भारत ने इस चीज को भी बहुत वो आवाज उठाई, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसको लेकिन ब्रह्मपुत्र वाला मैटर हो, तिब्बत मैटर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, चाइना उसमें हमेशा स्टॉप लगा देती है। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, अगेन इंडिया एंड चाइना वेर रेडी, पर्टिकुलर चाइना रेडी टू गिव द वाटर शेयरिंग कैपेसिटी की, पानी कितना है ब्रह्मपुत्र में, कैसे चीजें काम होगी टू कंट्रोल द फ्लड इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुआ है आफ्टर द एससीओ मीटिंग इन द तियानजिन में। और जो अभी और भी समिट्स हो रहे हैं, मुलाकात हो रही है भारत के हेड ऑफ द स्टेट से और उनके हेड ऑफ द स्टेट से, तो उसमें भी वाटर शेयरिंग को लेकर फिर से सवाल उठाया गया था। एंड both country, particular China also ready to give all information regarding the Brahmaputra water sharing। लेकिन उन्होंने बैकअप में 3-4 डैम बना लिए, जो मैंने आपको कल पिछले क्लास में मैपिंग में दिखाया था कि वहां पे सारा चीजों को कंट्रोल करने का। और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, अगर करेंट अफेयर्स में भी पढ़ा हुआ तो ब्रह्मपुत्र पे वहां पे वो बनाया जा रहा। तो ये सब डेवलपमेंट्स हुए जो भारत और चाइना में हमेशा एक फ्रिक्शन लाया है और या डाइवर्जेंस लाया है। समझ में आ रही है चीजें? कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा जो बाद में पढ़ेंगे, तो छोटे छोटे पहले लिख लीजिए, देन वी मूव टू। पहला, आफ्टर द बॉर्डर डिस्प्यूट, दलाई लामा एंड तिब्बत। दलाई लामा, तिब्बत। इसमें लिखिए, तिब्बत हैड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना in 1913, comma, China reoccupied Tibet in 1950, 1950, full stop. A 17-point agreement was signed and Tibet legally
merged with India, merged with China, and India accepted the merger. समझ में आ रही चीजें आप? तो कहने का मतलब 13 वाला चीज हुआ, उसके बाद 1950 वाला चीज हुआ, और इस चीज को भारत ने भी एक्सेप्ट कर लिया। भारत को नहीं पता बाद में क्या चुल आया कि बोला नहीं हम नहीं मानेंगे। तो कुछ नहीं था, भारत को लग रहा था कि अब हम क्या करें, क्यों हमको आज भी नहीं सकता दिस। अगर आपको फॉरेन पॉलिसी में पंडित नेहरू के चीजों को अगर आपको बोले कि थोड़ा सा स्क्रूटनाइज कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, तो उसमें ये बहुत बड़ा ब्लंडर माना जाता है कि व्हाई यू आर पार्टिसिपेट इंटरनल मैटर्स ऑफ योर नेबरिंग कंट्रीज, जिसके साथ आप रिलेशन और सुधारना चाहते हैं। तो अगर हम इस चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं तो हो सकता था कि कुछ सिचुएशन कुछ और होता। तो दलाई लामा वहां पे फिर ये चीज हुआ। अब चाइना ने सब कुछ पर 17 पॉइंट एग्रीमेंट बना, लेकिन धीरे धीरे चाइना वहां पे कंट्रोल करना शुरू कर दी विथ देयर मिलिट्री पावर्स। और दो बेसिक कारण बना, एक तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, और चाइना को, तिब्बत के लोगों को लगा कि धीरे धीरे चीजें को ये मर्जर मतलब हुआ कि ठीक है उनका सॉवरेनिटी कभी चेंज नहीं होगा, हर चीज उनसे पूछा जाएगा। लेकिन बाद में चाइना का मकसद प्लान सब चेंज हो गया था। अब जब वहां पे आवाजें उठने लगी तो चाइना यूज देयर मिलिट्री पावर्स, और जिसको लेकर विद्रोह शुरू हुआ उसी में से एक स्पिरिचुअल लीडर निकले दलाई लामा, और चीजों को आवाज उठाया, और उनको ऐसा समय आया कि वहां से बाहर वो स्केप करना पड़ा। तो ये चीज हुआ, भारत ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया, बाद में मर्जर को किया, लेकिन भारत ने अपना स्टांस को चेंज किया। तो ये सब पॉइंट्स बस याद रखिएगा कभी भी दलाई लामा तिब्बत मैटर्स आता है। नाउ चेंज द पैराग्राफ एंड राइट, चाइना accused India of fomenting, FOMENTING, fomenting trouble in Tibet, मतलब फोमेंटिंग इंस्टिगेट कर रही है, हमेशा भारत के ऊपर ये ब्लेम होता है। Full stop. In recent times, the situation of Tibet has become less discussed internationally, but repressions, REPRESSIONS, repressions continues. Full stop. Tibet as Jiangxing. इसका पार्ट बना दिया गया सारे नामकरण करके। तिब्बत एज जियांगजिंग is part of China, comma, to assert its sovereignty and integrate the region more closely with the rest of the country. देखिए, अब जो तिब्बत है उसको कभी ये इशू अब रहा नहीं। अब मेन बात है उनके पास ज्यादा ऑप्शंस रहा नहीं। शुरुआती दौर में ये बहुत इंटरनेशनली डिस्कस होता था, यूएनओ तक ये बात जाती थी, जियोपॉलिटिकल में भी बात होती थी, लेकिन द डोमिनेंस ऑफ चाइना, द हेजीमनी ऑफ चाइना इन एशिया, कोई देश इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। बहुत जगह इशू होता था, ताइवान को उठाया जाता था, तिब्बत वाले मैटर में यूएसए भी पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये डाइल्यूट होते गया। अब जो तिब्बत का क्लेम है कि भैया हमें पॉलिटिकल सॉवरेनिटी नहीं चाहिए, आप डिसाइड कीजिए
आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमें वहां पे कुछ कल्चरल और एक तरीके से थोड़ा सा हमें इंटरडिपेंडेंसी या सोवरेनिटी चाहिए। पॉलिटिकल ऑटोनोमस का बातें नहीं करता, अब चाइना वो भी सुनने को तैयार नहीं है। एक समय इस पे नेगोशिएशन करने को तैयार है, लेकिन अब वो भी करना बंद कर दिया। अब उसमें दलाई लामा कुछ भी बोले नहीं बोले कोई मतलब नहीं। दलाई लामा यहाँ पे तो अपना एक गवर्नमेंट भी बनाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक आर्टिफिशियल गवर्नमेंट बनाकर चलाए भी हैं, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स, वो अपने में खुश रहते हैं। चाइना को अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो करना है कीजिए। अब जो तिब्बत है वो जिंगजैंग का पार्ट है और ये इंटीग्रेट करने के लिए उनका जो डिमांड था अब समय समय के साथ थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन चाइना अब उसको इंटरटेन कर ही नहीं रही। तो भारत धीरे 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 चीजें को थोड़ा सा पीछे हो रहा है कि ठीक है अब रहिए आराम से घूमिए फिरिए। अब जब आपका सिचुएशन जब होगा तो आप समझिएगा। तो भारत ज्यादा चीजों को पार्टिसिपेट नहीं करती है, क्योंकि भारत अपना रिलेशंस को ज्यादा सुधारने में लगी हुई। तो तिब्बत को लेकर अगर भारत का स्टैंड अब एक तरीके से डिप्लोमेसी, डायलॉग, इंटरलिंकिंग, चाइना को फ्यूचर में कैसे चाइना के साथ पार्टिसिपेट करना, ये सब चीज पे ज्यादा डिस्कशन होता है। तिब्बत के मैटर में भारत बहुत साइलेंटली इस चीज से पीछे हट चुका है। लेकिन ये पूरा बैकग्राउंड आपको मालूम चलना चाहिए फ्रॉम द 1913 से लेकर चीजें कैसे बढ़ी और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट इश्यूज बना, दलाई लामा एंड तिब्बत। समझ में आ रही है चीजें? नेक्स्ट डालिए अरुणाचल प्रदेश एंड स्टेपल्ड वीजा। अरुणाचल प्रदेश एंड स्टेपल्ड वीजा। चाइना इसमें लिखे चाइना बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ issuing stapled visa to residents of Arunachal Pradesh. Full stop. India has lodged, LODGED, lodged strong protest against China, saying these tactics of Beijing is questioning India's sovereignty and Beijing questioning India's sovereignty and territorial integrity. फुल स्टॉप। अब चाइना क्या की है? चाइना देखिएगा समय समय के साथ अपना एक मैप जारी करती है, स्टैंडर्डाइज्ड मैप उसको बोलते हैं। उसमें अक्साई चीन वाला पार्ट, उसके बाद पीओके का पार्ट पाकिस्तान का, वो अपने हिसाब से, मैं बताया कि चाइना एक इल्यूजन फेज में रहता है, वो अपने हिसाब से मैप लाती है, अपने हिसाब से मैप बनाती है। तो उसने अपने स्टैंडर्डाइज्ड मैप जारी किया था, उसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का तो पहले तो नाम चेंज किया और दिखाया कि ये जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश इज द जिंगजैंग पार्ट। तो ये उनका मैप भारत के पूरे सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर सवाल उठाया, और इसको लेकर जब बायलैटरल मीटिंग्स हुए थे कि या किसी समय मुलाकात हुआ था बड़े फोरम पे, प्लेटफॉर्म पे, तो भारत ने इस चीज को अपना कंप्लेंट दर्ज कराया और बोला गया कि ये पूरा गलत है। अरुणाचल प्रदेश भारत का शुरू से अंग है और भविष्य में भी रहेगा। ये नाम चेंज करने का जो टैक्टिक्स है ये हमें तो एकदम मत सिखाइए, हम लोग इस चीज के महारथी हैं, हम लोग खुद करते रहते हैं अपने देश में, तो नाम चेंज तो मत कीजिए। तो ये भारत ने बहुत स्ट्रांगली अपना कंप्लेंट लॉन्च किया, मतलब एक तरीके से दर्ज कराया था, और वो उन्होंने ये चीज बताया कि नहीं ये गलत है। और ये सब कहानी क्यों आया था? ड्यू टू द स्टैंडर्डाइज्ड मैप रिलीज्ड बाय द चाइना, जहां पे अक्साई चीन, पीओके, और उसके बाद एक और था ना वहां पे, एक पीओके में एक और कौन सा था जगह, नहीं सियाचिन ग्लेशियर नहीं, कल नहीं गिलगिन एस सक्षम, हाँ यहाँ पे है ना ये वाला सक्षम वैली, ये देखिए ये वाला,
इसको भी लेकर ये सारा चीज, अब वो अपना मैप दिखाते हैं, उन लोग अपना चीजों को इशू करते हैं कि बताते हैं कि भैया ये चीज, तो ये सब भारत दर्ज करता है। कभी भी डिस्प्यूट्स, जो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स चलते आ रहा है या लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स हमेशा जो बने हुए हैं जिसको अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाता या चर्चा ज्यादा हो, चर्चा ही हो पाती है, उसमें बॉर्डर आ जाता है, दलाई लामा एंड तिब्बत इशू आ जाता है, और साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश स्टेपल्ड वीजा आ जाता है। ये बना हुआ है, अभी भी अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत बड़ा सेंसिटिव है। जैसे मैंने आपको एक दिन बहुत पहले क्लास में बोला था कि ताइवान या तवांग, एक दिन कभी डिस्कस में बोला था कि चाइना आने वाले समय में प्लानिंग टू अगेन इंक्रीज देयर पॉलिसी, एक्सपेंशन पॉलिसी, या ताइवान को अपने में लेगी या तवांग को लेगी, और ये आपको 2027 तक ये चीज आपको दिख जाएगा। अब भारत इस चीज में लकी ड्रॉ में किसका बिल निकलता है, जो निकालेगा तो अच्छा तवांग, तो चला अरुणाचल प्रदेश, अगर ताइवान तो ताइवान। इसलिए आपने देखा होगा 6-7 महीना पहले यूएसए और ताइवान को लेकर बहुत सारे मीटिंग्स, बहुत सारे चर्चा हो रही थी। वहां के, यहाँ से यूएसए से बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्बेसी से लोग आते थे, ताइवान में मिलते थे, और चाइना पता क्या करती, उसी समय उसके ऊपर से जेट उड़ाती रहती थी। ये हम चाइना करते रहती थी कि जो बैठे हुए मीटिंग, कॉफी चल रहा, ऊपर से उनका, ऊपर से वो अपना वो जेट उड़ा देती थी। तो वो दिखाना चाहती है कि आप लोग बैठ रहे, कभी भी ऊपर से कुछ गिर सकता है, शुगर, कुछ भी शुगर गिरेगा जो बम के रूप में होगा। तो ये सब चीज चलते रहता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जो रियलिज्म की अगर हम बात करें तो द ऑलवेज डिस्कशन ऑन रिगार्डिंग द ताइवान और तवांग, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये इशू अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, कभी भी भविष्य में चाइना के साथ रिलेशंस कैसा है ये पूरा डिपेंड करता है। लेकिन चाइना का जो डिपेंडेंसी है, जो भारत का डिपेंडेंसी जो हमने पढ़ा था एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में, इकोनॉमिक, कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, जो लगभग 127 बिलियन यूएस डॉलर का जो हमारा ट्रेड है, उसमें हम लगभग वो 114 का, वो लोग 113 114 का वो कर रहे हैं ना हम लोग से वो ट्रेडिंग, तो हम लोग 100 बिलियन का वो है ट्रेड डिफिसिट। तो ये चीज कभी नहीं चाहेगी चाइना इस चीज में पड़े, उसको लगे कभी जितना स्मूथली चल रहा है, बिकेम द सुपर पावर, तो बाकी चीजों को हम, माओ जेडोंग का जो सपना है उनका तो वो पूरा कर ही देंगे। तो माओ जेडोंग का सपना आप देखते हैं कौन पूरा करता है, और हम लोग कितने दिनों तक इस चीज को फाइट कर सकते हैं। तो ऑलवेज याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश एंड स्टेपल वीजा इज ऑल्सो वन ऑफ द कोर इशूज बिटवीन इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक। अब इसमें लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, रिसेंटली चाइना released the fourth list of standardized geographical names इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, Jiangnan, Chinese name, inverted comma close, Chinese name for Arunachal Pradesh, which Beijing claims as part of South Tibet। देखिए, अगर मैप देखिएगा, दिस इज द तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश साउथ में, वो इसका नाम कर दिए हैं, और उसका पहले तिब्बत का नाम चेंज, और तिब्बत के बाद बताने लगे कि हम एक नया जिला बना दिए हैं, और अररिया अरवल इसी में आ रहे हैं, यही कहेंगे समझाने के लिए। तो ये अररिया भी जा रहा है इधर, अरवल भी किस दिन है, ये अरवल है, ये अररिया है, मतलब अररिया और अरवल, मतलब छोटे छोटे जो जिला है वो सब अपने में समेट लेगा किसी दिन चाइना, हो सकता। तो उसको तिब्बत को ये बता रहा। अब भारत का क्या स्टैंड है उसको भी लिखिए नीचे, पैराग्राफ चेंज करके, इंडिया रिजेक्टेड stating stating that assigning इन्वर्टेड कॉमा में invented names, inverted comma close, does not alter the reality that state
is, has been, is, has been and will always be, has been and will always be an integral part of India. इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। समझ में आ रही है चीजें? तो भारत का कहना है ये जो आपने नया नया नाम इन्वेंट कर रहे हैं, इन्वेंटेड नेम है, ये कभी भारत का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या ये चीज कभी अल्टर नहीं कर सकता। आप अपने से नाम बनाते रहिए, करते रहिए। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। ये सब चीज जो चीज चलते रहता, लेकिन ये इशू बना है। जब भी मैप देखिएगा चाइना पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये अरुणाचल प्रदेश उन्हीं का दिखेगा, अक्साई चीन भी उन्हीं का पार्ट दिखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, जिसको लेकर भारत यहाँ पे क्या यूज कर रही है। व्हाट टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी यूजिंग इंडिया हियर? स्टैंडर्डाइज कंपार्टमेंटलाइजेशन बताया था ना, स्ट्रेटेजिक कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये चीज क्या बताया था कि अब भारत वाली छोड़ो, ये सब मैटर बाद में समटा जाएगा। अभी जो चीज पे अच्छे से रिलेशन सुधारते हैं उस चीज पे काम किया जाएगा। तो भारत यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कंपार्टमेंटलाइजेशन, इतना टफ नाम ही रख देता, मेरा तो 2-3 बार जीप पलट जाता। तो अब वाटर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा रहा, अलग इसमें रखा जा रहा है कंपार्टमेंट में। बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत बड़ा इश्यूज बना हुआ है, उसको ज्यादा चर्चा नहीं हो रहा। भारत यहाँ पे इकोनॉमी, कल्चरल, पीपल टू पीपल टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस सब पे काम कर रही है। बाकी जो चीज है उसको बाद में डिस्कस कर रही है। तो भारत अभी अरुणाचल प्रदेश वाला मैटर नहीं है कि अब आए हैं, एक तो 5 साल के 7 साल के बाद हमारे 2 हेड ऑफ द स्टेट कोई फॉर्मल मीटिंग किया उन्होंने। फॉर्मल मीटिंग में आप उठा दिए अरुणाचल प्रदेश वाला कि जो आप मैप निकाले थे गलत किए, तो बोले कि सब मैटर मत उठाइए, जो रिसेंट जो चीजों को सुधारा जा सकता है उस पर हम बात करते हैं। तो इकोनॉमी को कैसे डिफिसिट को कम किया जाए, टेक्नोलॉजी में कैसे एडवांसमेंट किया जाए, क्लाइमेट कैसे, क्लाइमेट गवर्नेंस पे कैसे काम किया जाए विद द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, ग्लोबल साउथ गवर्नेंस, मल्टीलेटरल फॉर्म, तो इस सब पे काम कीजिए। डिस्प्यूट्स को थोड़ा सा, ये सब डिस्प्यूट्स को अलग रखिए। तो भारत अब उसी पे ज्यादा फोकस किए। ऐसा तो नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ ज्यादा ऐसा दिख रहा, लेकिन इंडिया मेकिंग स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, मिलिट्री के थ्रू देखिएगा ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बढ़ाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है इंडिया और चीन के बीच में। समझ में आ रही है भारत का स्टैंड। नेक्स्ट आइए वाटर, वाटर डिस्प्यूट। वाटर डिस्प्यूट इसमें लिख लीजिए, इंडिया चाइना ब्रह्मपुत्रा इशू, इंडिया चाइना ब्रह्मपुत्रा इशू has arisen, A-R-I-S-E-N, arisen due to construction of several dams on Chinese side of Brahmaputra river, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, known as Yarlung इन चाइना। ब्रह्मपुत्रा को वहां पे ये बोलते हैं। आपको कल उस दिन भी समझाया था, ये आप देख रहे हैं, देयर आर सो मेनी डैम्स, दागू, जिक्कू, जंगू, जो है नाम, बस आपको याद रखना है, बस मतलब बेसिक कंसेप्ट समझना, इसको ज्यादा कुछ उसमें जोर नहीं देना। तो यहाँ पे सारे ये रिवर आ रही है, यहाँ पे सारे डैम बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे फ्लड, ये कंट्रोल उनके कंट्रोल में हो जाता है। तो भारत हमेशा इस चीज को इशू बनाती है, जो अभी जाकर रिसेंट में इसको रिजोल्व कर लिया गया। वाटर शेयरिंग पता ही नहीं चलेगा, उनको पता है कि यहाँ पानी कितना है, जब तक वो वाटर शेयरिंग इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक हमें नहीं मालूम चलेगा। तो इससे पहले रोक दिया था, डैम बना रहे थे, अपना काम कर रहे थे। अब वो वाटर शेयरिंग इंफॉर्मेशन अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ है उसमें देना शुरू कर रहे हैं, तब उस हिसाब से हम प्रिपेयर होंगे। भविष्य में अगर फ्लड क्या होगा नहीं होगा नॉर्थ ईस्ट में, ये सारा चीज है। तो ब्रह्मपुत्रा वाला जो फ्लड देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये जो डैम बना रही है चाइना वहां पे। ठीक, तो ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। भारत अब इसको जाकर रिजॉल्व कर लेगी बहुत जल्दी, लेकिन इशू तो हमेशा शुरू से बना हुआ है। लिखिए अब इसमें पैराग्राफ चेंज करके, इंडिया हैज
expressed concern over China construction, but there has been no formal treaty, but there has been no formal treaty over sharing of Brahmaputra river water. तो दिस आर द कोर. अब जो डायनेमिक इश्यूज चल रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हमें एक ओवरऑल टॉपिक के अंदर पढ़ना है. दिस आर द बेसिक जो यदा यदा धर्म से चलते आ रहा है. तो ये लेकिन जो कोर थीमेटिक जो है जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें पढ़ना है कि चाइना कैसे कैसे एक्सपेंशन बना रही है और वो भारत के लिए कितना डेंजरस है इन द फ्यूचर. तो ये उसमें लिखिए, हेडिंग डालिए जियो स्ट्रेटेजिकल एक्सपेंशन. जियो स्ट्रेटेजिकल expansion of China and India efforts to counter Chinese influence. देखिए इसमें जो सबसे पहला या हमें पढ़ना है वो है 5 फिंगर पॉलिसी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में रहा है, जो हमें थोड़ा सा समझना है. दूसरा अगर हम बात करें सलामी, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया. सलामी स्लाइसिंग, ये चाइना के कंटेक्स्ट में पढ़ना है, सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी. थर्ड की अगर हम बात करें तो एक हो जाता है BRI, जिसको बोलते हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव. हर के बारे में हमें बेसिक कंसेप्ट सबको बारे में जानना, नहीं तो फिर इसी से इर्द गिर्द कोई सवाल आएगा तो दिक्कत आएगी. देन वी मूव टू द फोर्थ, इसी से निकल कर आता है डेप्थ ट्रैप. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स and 9 dash line. These all are the important one. 5 finger policy, सलामी स्लाइसिंग, बेल्ट रोड इनिशिएटिव. तो ये अगर आप देखिएगा तो आपको जो मैंने हेडिंग लिखाया है दिस वन, इससे आपको ये चीजें समझ में आएगा. दिस ऑल आर द जियो स्ट्रेटेजिकल एक्सपेंशन ऑफ चाइना. चाइना इसी पॉलिसीज के थ्रू, स्ट्रेटेजी के थ्रू अपना एक्सपेंशन बढ़ा रहा है या अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है पूरे एशिया एंड जियो पॉलिटिक्स में. अब कुछ कुछ ऐसे पॉलिसीज है जो भारत इसको काउंटर करती है थ्रू देयर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स. जैसे अगर हम आपसे पूछे कि भारत के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए, जो चीज हमें आगे पढ़ना, बस अभी तो नाम आपको पता होना चाहिए. जैसे हाँ नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी टू काउंटर द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और आईमेक टू काउंटर BRI. डेप ट्रैप, यहाँ पे भारत अपने पॉलिसीज यूज करते हैं, सागर विजन, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इस टाइप से. और हाँ वो भी आप बोल सकते हैं. दूसरा चीज अभी आपने देखा होगा, अभी दूसरे क्वेश्चंस में उसको डील करेंगे. अभी चाइना को लेकर 2 आर्टिकल्स आए होंगे, पढ़ा था पेपर में. अच्छा स्पोर्ट्स तो पढ़ा ही होगा, कितना कैसे स्पोर्ट्स में पैसा मिला है. हाँ क्यों नहीं पढ़ रहे पेपर आज, फिर क्यों, अब क्यों दिक्कत आ रही है? आज 1-2 दिन में आया, PLI को लेकर आया है, स्कीम्स को लेकर WTO में मैटर गया है चाइना को लेकर, चाइना और इंडिया के बीच में सोलर पैनल्स को लेकर और भी आत्मनिर्भर भारत को लेकर. नहीं पढ़ रहे ना आप लोग अखबार? खाना खा रहे उस पर? 15 रुपया हो गया ना हिंदू का, कितना दाम हो गया? 12 हो गया. संडे को तो एक तो, लेकिन ठीक है. देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग 1-1.5 घंटा समय देखिए, बहुत सारे टेलीग्राम में होता है जो उसके
एक सिनॉप्सिस टाइप का दिया हुआ रहता फॉर द आईआर, फॉर द ज्योग्राफी, इकोनॉमी। उस किसी ग्रुप में रहिएगा तो चीजें बस हमको इतना, हम भी मालूम है कि इतना समय में 1.5-2 घंटा वो नहीं है कि 1.5-2 घंटा बैठ के आर्टिकल्स पढ़े, कि आपको कहीं कोई आर्टिकल्स को लेकर वो रिसर्च नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे टेलीग्राम चैनल होते हैं जहाँ पे डीएनए वो सारा दिया रहता है, जो चीजों को बस पिक कीजिए कि हाँ ये न्यूज में हमको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा 1.5-2 घंटा देना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे मैंने टेस्ट, जैसे सेक्शनल टेस्ट जो भी हुआ था उसमें तो पहले अटेंडेंस बहुत कम था। क्यों कम था, पहले तो इस पे बात कर ले। क्यों नहीं मन आया, क्यों नहीं देने का मन कर रहा है टेस्ट पे विश्वास नहीं है। फिर बाकी कॉपी में भी बहुत ठीक ठाक आप लोग लिखा, लेकिन मैं ये तो समझ में आ रहा है कि आप इस चीज लिखना कोशिश कर रहे हैं, ये जरूरी है। लेकिन टेस्ट वेस्ट हो तो इसको सीरियसली दीजिए, नहीं तो फिर वही वही जो राम रखे, क्या जो वही वही जो राम रची, हाँ वही कुछ है ऐसा कहावत, वो सब याद रखिएगा, वो सब जरूरत पड़ेगा, फिर यही सब कॉपी में लिखिएगा। तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट, यहाँ से भारत है, आई मेक हो गया, भारत स्ट्रिंग, वो सारा चीजें को हमें पढ़ना। तो अब नाउ गिव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट 5 फिंगर पॉलिसी। दो तुम कुछ कुछ लाइन लिख लीजिए फॉर रिकॉल, क्योंकि फिर मैं लेक्चर देके चला गया, पता चला आपकी कॉपी में है नहीं, तो फिर कंफ्यूजन आपका लोगों का बना रहता है। देखिए पहला 5 फिंगर पॉलिसी, 5 फिंगर पॉलिसी लिखिए इसमें, द 5 फिंगर पॉलिसी इज ए चाइनीज फॉरेन पॉलिसी attributed to Mao Zedong's speeches in 1940। नहीं बनेगा ना, अब बोले सर ये कैसा हाथ बना है, तो बना तो ड्रैगन का ही रहा है ना, चाइना का ड्रैगन का ही हाथ है, तो हाँ हाँ ठीक है, सही लग रहा है, हाँ वहां तो ड्रैगन का ही हाथ है। तो माओ जेडोंग के स्पीचेस से ये चीज निकले। आज माओ जेडोंग को आप देखा होगा, हमेशा चाइना वाइना के जब भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं या कुछ भी होता है, उनका फोटो आप लोग ने हमेशा वो रहता। तो वहाँ के ये कहना गलत होगा कि वहाँ के वो गांधी हैं, गांधी तो नहीं है, क्योंकि गांधी के पॉलिसी से बहुत अलग था, लेकिन वहाँ के वो सबसे बड़े फादर जो होते हैं चाइना के, बहुत बड़ा, उनसे बड़ा कोई कुछ नहीं है चाइना में। तो माओ जेडोंग ने यह कंसेप्ट दिया था, जहाँ पे तिब्बत को उन्होंने क्या कहा था, पाम ना, पढ़ा कभी नहीं ये, हाँ। तो माओ जेडोंग स्पीचेस में लिखिए फुल स्टॉप के बाद, तिब्बत इज द राइट पाम ऑफ चाइना एंड लद्दाख कॉमा नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश are the 5 fingers of palm. Full stop. The policy consider that it is China's responsibility to liberate. Consider that it is China's responsibility to liberate this area. Full stop. The strategic objective of the finger policy
is to objective of the finger policy is to encircle India from various border by implementing Chinese expansionist expansionist policies. समझ में आ रहा है? इसलिए आपने देखा होगा डोकलाम क्राइसिस जो हुआ था भूटान, ये अचानक उनको याद आया कि अरे हमारे वो जो बोल कर गए थे कि इनको आजादी दिलाना है, तो उनको अचानक आया तो पहुंच गए डोकलाम, बोले हमारा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन। अब भूटान का औकात से बाहर था, तो वो जब भी होता तो बाप बाप करके चिल्लाता, भारत को बुलाता है, और उसके औकात से बाहर था। तो भारत आया, बोला कि भैया आप ये कुछ नहीं कर सकते, हमारा बीच में एक एग्रीमेंट साइन है, दिस इज द टोटली पोजीशन जो भूटान का है। वहां पे चाइना इंटर कर गई थी, बोली थी डोकलाम प्लेट्यू हमारा है। अचानक कोई मैप निकला होगा संदूक से उनका, बोले होंगे देखो निकला है कोई मैप, चलो वो जमीन वहां दिख रहा हमारा, अभी सर्वे में लिखवा देना है। तो वही सर्वे करवाने आए थे, तो इंडिया वहां के इंटरसेप्ट की, और भूटान में बोला कि नहीं। तो वो चीज में बहुत सारा डिस्प्यूट हुआ था, फिर धीरे से वो बैक ऑफ किए चाइना। लेकिन इंडिया को पता है कि इन फ्यूचर ये सब भी इश्यूज हो सकता है, और वहां पे जो पॉलिसी यूज कर रहे वही 5 फिंगर पॉलिसी, इन सबको लिबरेशन कराना धीरे धीरे। और इसमें भी इंटरलिंक पॉलिसी क्या, सलामी स्लाइसिंग। हो सकता है कि बोले ठीक है यहाँ बैठले हैं ना, अपने साइड में आके बैठ गया, यहीं पे बैठ गया, तो हो सकता है इतना गुस्सा होगा, फिर बोला ठीक है हम जा रहे, पीछे जा रहे हैं। वही सलामी स्लाइसिंग वाला कि थोड़ा सा केचुआ टाइप में बढ़े, जब हमको लग रहा पीछे हो रहा तो पीछे नहीं हो रहा, जब अगला बार बढ़ेंगे तो 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। तो यही चीज है, तो वहां पे ये बैक ऑफ किया था। लेकिन ड्यू टू द हेल्प ऑफ इंडिया, भूटान को फिर से वो डोकलाम प्लेट्यू, ये डोकलाम इशू, ये बहुत क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत वहां कभी नहीं चाहेगा चाइना आकर बैठे, स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये हुआ चाइना का 5 फिंगर पॉलिसी। और जो अभी जिनपिंग जो है, उनको माना जाता है वो मॉडर्न इनकारनेशन ऑफ किसका अवतार है, माओ जेडांग का। जैसे हमारे रिकॉर्ड हो रहा, भूल ही रहा हूं मैं जैसे हमारे मोदी जी विष्णु जी का अवतार बहुत लोगों को लगता है, तो वो चीज हमें भी लगता है। कुछ रहता तो मैं मजेदार किस्सा बताता, लेकिन ड्यू टू द लिमिटेशंस जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण, तो आपको बड़ा मजेदार ये अवतार पे किस्सा एकदम नहीं ना। हाँ अच्छा ही तो अपना ही ऐसा लाइव थोड़ी जा रहा। इन माई फैमिली माई मदर एंड माई फादर बिलीव दैट ही इज अवतार ऑफ विष्णु। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे माता पिता को लगता है, ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके माता पिता को लगता है, बस पब्लिकली उन्हें ही बोलते हैं, उनको लगता है यार बेवकूफ है। जैसे मेरी माता एजुकेटेड, माय फादर इज एजुकेटेड, गवर्नमेंट ऑफिसर रहे। वो जो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिए नहीं थे एक समय, मेरे पिताजी मेरे माता जी को कहते कि देख रहे इनमें कितना तेजस दिख रहा है। और वो दाढ़ी इसलिए बढ़ाए थे कोविड में, क्योंकि बंगाल का इलेक्शन था, वो हमेशा पोस्चर चेंज करते रहते हैं, स्ट्रक्चर अपना चेहरा का वो होता है, तो वो चीज है। हम क्या ऐसा नहीं है, आप अगर आपके पिताजी माताजी बीजेपी सपोर्ट, एक समय दौर चला था कि सब बीजेपी के उस सपोर्टर्स थे, इमरजेंसी का काल, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, एक तरीके से संजय गांधी का वो जो हिटलर वाला जो तानाशाही था, तो सब बीजेपी की तरफ मूव किए थे। तो वो बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल उनके साथ रहता है। लेकिन ऐसा ब्लाइंड सपोर्ट मतलब आप नहीं सकते। आप अगर आपके पिताजी माताजी वोटर होंगी तो जरूर पूछिएगा, तो आप बोलेंगे नहीं लग रहा है कुछ परसेंट है, बस मैं पब्लिकली बात। हाँ हाँ, तो देख एक मिला, द फर्स्ट वन जो मेरे तरफ वोट दे रहा, ये है। अब वही चीज जैसे माओ जेडांग के बारे में बोले, तो वो इनकारनेशन तो वो चलेगा, वो चल सकता है कि इंसान का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी से स्ट्रांगली ट्रांसफर हुआ है, तो वो जिनपिंग में। अब विष्णु जी का अवतार, और वो बहुत जगह तो मंदिर है ना, मोदी जी का तो पूजा होता है। जैसे रेखा गुप्ता ही सेड इन द दुर्गा पूजा फेस्टिवल इन दिल्ली कि आप लोग माता के बगल में, जो मूर्ति के बगल में आप लोग मोदी जी का भी फोटो लगाए, उनका भी आती है। रेखा गुप्ता का स्टेटमेंट है, अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा।
अब जब रेखा गुप्ता आपको जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठी वो जब स्टेटमेंट देती है तो ना माय मदर ना माय फादर होल्डिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वो देते हैं तो कोई गलत नहीं है। हाँ, अब मेरे पिता फादर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनको पेंशन पीएमओ जो पेंशन विभाग पीएमओ वाला कोई यूनिक है, तो बोलते तो कोई गलत नहीं है, चल सकता है। किसी दिन पेंशन रुक जाएगा। मैं बाकायदा मेरे पिताजी हर जन्मदिन में उनको लेटर भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और बाकायदा पीएमओ से जवाब आता है। हमको टेंशन ये नहीं कि मेरे पिताजी भेजते हैं, मेरे को टेंशन है कि पीएमओ कितना फ्री में बैठा हुआ है कि हर चीज को अब बाकायदा मेरे को दिखाते भी हैं। अब दिखाते हैं तो अब माय फादर है, हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, इज ऑफिसर रहे हैं, तो उनसे तो मैं हर चीज़ में बहुत वो हूँ, लेकिन मैं उनको क्या बोलूँ कि ये सब झूठे, बहुत फ्री में बैठा है पीएमओ। बाकायदा वो आते हैं तो गांव में 10 लोग को एकदम दरवाजे पर बैठा के देखिए पीएमओ से आया है, उनको जन्मदिन, और वो तो रहता कॉपी पेस्ट रहता नीचे प्राइम मिनिस्टर का, तो वो हाँ वो प्रिंटेड वाला रहता। तो बाकायदा मतलब ये 5-6 लेटर है मेरे पास, जो 2 को तो फ्रेम कराया, तीसरा को नहीं हमको बोल रहा था, बोला समय नहीं है मेरे पास, जो कितना लगाइएगा, वो अभी और रहेंगे 80 साल लोग भारत के। तो ये चीज है, एक फैन फॉलोइंग तो बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, तो बना रहेगा। तो इस सब चीज को यही सुन के निकाल दीजिएगा, कट करवाना है इतना टाइम पे मेरे को। तो दिस इज ऑल अबाउट द डोकलाम, जो अभी हम 5 फिंगर पॉलिसी पढ़ रहे, तो ये पहला एक्सपेंशन पॉलिसी है जो भारत यहाँ पे चाइना यूज करती है। दूसरा आइए सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइस, अब सब स्ट्रेटेजी को याद रखिएगा ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, जहां जरूरत लगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए सारे पॉइंट्स। लिखिए इसमें, इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइना refers to a geopolitical strategy of incremental territorial or maritime expansion, incremental territorial or maritime expansion through a series of small, non-military actions that accumulate to a larger FAT and comply, FAIT, comply। देखिए, अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो इतना, जब हम चाइना इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया चाइना इंडिया यूएस रशिया सारे रिलेशंस पढ़े, आप इस चीज को अब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हम किस संदर्भ में, किस कंटेक्स्ट में बात करें। तो ये हम चाइना के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात करें तो आप इसका खुद एग्जाम्पल दे सकते हैं। सर गलवान में जो वो हुआ, एक तरीके से वहां पे ये चीज यूज किया जा रहा था, उसके बाद डोकलाम में भी ट्राई किया गया। अगर हम मेरी टाइम एक्सपेंशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको साउथ चाइना सी में दिखेगा। तो ये जो हम स्ट्रेटेजी पढ़ रहे चीजों को आपको अब समझ में आ जाएगा, अच्छा ये सब चाइना यूज करती है। अब दो ही चीज है कि आप वहां पे पार्टिसिपेट कीजिए, जैसे साउथ चाइना सी में क्या धीरे 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 डोमिनेंस बढ़ते गया चाइना का। चाइना बाकी कंट्री को लगेगा ऊ बोलेगा, नहीं तो ऊ बोलेगा, ई बोलेगा, करते करते धीरे धीरे साउथ चाइना सी को कंट्रोल करना शुरू कर दी थी। तो बहुत लोगों को लगा कि ये तो गलत है, दिस इज वो है, अनफेयर है, ये गलत है, तो ये सब चीज पे सवाल उठता है। लेकिन चाइना ये सब स्ट्रेटेजी को स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करती है हर जगह पे, मेरीटाइम में हो या टेरिटोरियल हो, और उसका शिकार भारत भी बनी थी रिगार्डिंग द गलवान में हो या देपसैंग हो या सोंग जो लेक जो है ना वहां पे। ये सारा जहाँ पे ये सब इश्यूज में, तो यहाँ पे चाइना यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। तो प्लीज ये सब याद रखिएगा स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट आइए थर्ड वन, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। हाँ सॉरी, फिर से जोर से बोलिए।
चाइना से वुल्फ कहाँ पे, किस कंटेक्स्ट में पढ़ा था, कहाँ पे, किस आर्टिकल, इकोनॉमी? ओ वुल्फ, लेट मी सी, एक बार देखना पड़ेगा। वुल्फ तो भेड़िया ना, डॉग। अच्छा, लेट मी, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि वही वाला हुआ कि भेड़िया, कुत्ता भेड़िया वाला जो होता ना, उसके क्या क्या बोलते हैं, हाँ कि कुत्ता आया कि भेड़िया आया, वो वाला चीज है मे बी। लेट मी सी, उसके बाद मैं बताता हूँ। वुल्फ एंड वो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी में कंटेक्स्ट में आप, अच्छा आपने देख, ठीक है, लेट मी सी, मैं श्योर नहीं हूँ कि उस कंटेक्स्ट में क्या है। उसके बाद हम आते हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है जो चाइना का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इस पे भी बहुत डिस्कस हुआ है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव, अगर हम थोड़ा सा इस इनिशिएटिव के बारे में पढ़ समझे, BRI, BRI का जो पहले नाम था वो था OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, दैट इनिशिएटेड इन 2013। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ था सेंट्रल एशिया में, वहां पे जिनपिंग ने ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अब इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे फ्रॉम द चाइना साइड, जिसमें इकोनॉमिक बताया गया था, जो ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग द OBOR। उसके बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बताया गया था, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को लेकर, और एंशिएंट जो मेरिट सिल्क रूट था उसको जस्टिफाई करने के लिए बताया गया था। तो ये सब ऑब्जेक्टिव बता के OBOR को 2013 में जिनपिंग ने पूरे दुनिया में इस चीजों को प्रोजेक्ट किया कि इससे इकोनॉमिक बढ़ेगा, हम बहुत सारे कॉरिडोर्स बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ेगा, बहुत सारे चीजें बताई गई। और भारत को भी इनवाइट किया गया था टू ज्वाइन OBOR। इसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव होता है, रोड है और इसमें एक बेल्ट है, जिसमें मेरीटाइम एज वेल एज टेरिटोरियल को बढ़ाना था रिगार्डिंग द एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, यूरोप, और कहने के लिए पूरे वर्ल्ड में। इस चीज में ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट चाइना का लॉन्च किया गया था। अब सवाल आता है, ये तो इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, सिग्निफिकेंस हो गया, दिक्कत क्या आई है OBOR को लेकर, जिसको भारत लेकर बहुत स्ट्रांगली इस चीज को अगेंस्ट रहा है। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है वो है चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको लेकर। चाइना जो यहाँ पे OBOR को लेकर बोलते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे। चाइना का जो ये OBOR है, जो भारत का क्लेम है कि दिस इनिशिएटिव इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो आप बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं आप, खासकर रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एंड फाइनेंसेस। आप छोटे छोटे देशों को ट्रैप में फंसाते हैं, उनको जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा सामान चाहिए आप उतना मुहैया करवाते हैं, और जब उनका अर्थव्यवस्था बिगड़ता है, द डिपेंडेंसी ऑन योर साइड, आप उसके इंटरनल मैटर्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, लाइक ए श्रीलंका, मालदीव्स। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी वाला सवाल है, ये भारत सबसे पहले उठाया रिगार्डिंग द बेल्ट रोड इनिशिएटिव। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके जो आप इनिशिएटिव्स को बोलिएगा कि बहुत जगह पे चाइना इस चीज को फॉलो नहीं करती है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड कंडीशन है, जिसको लेकर भारत भी हमेशा सवाल उठते हैं कि नहीं आप इंटरनेशनल नॉर्म्स कंडीशंस नहीं फॉलो करता। अब क्यों नहीं करते हैं वो समझ में आएगा आपको 9 लाइन में, वहां पे जैसे नहीं करती है, वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भी आपको दिखेगा, उसको नियम कानून को फॉलो नहीं करती। तो ये सब जो कोर इश्यूज है जो भारत ने उठाया, और जो भारत के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट पासेस फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो भारत ने बोला कि जब तक आप इस चीज को रिजॉल्व नहीं करते हैं, वी नेवर ज्वाइन दिस BRI और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, बाद में नाम चेंज करके BRI कर दिया गया। नॉट इंडिया, बहुत सारे कंट्रीज ने ज्वाइन किए, जैसे इटली भी एक समय ज्वाइन करने वाली थी, फर्स्ट नाटो कंट्री जो BRI ज्वाइन कर रही थी, लास्ट में उन्होंने इस चीज से वापस ले लिया। ब्राजील में चर्चा है कि वो वापस लेने वाली है। सो मेनी कंट्रीज इंक्लूड और एक्सक्लूड हो रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 120 प्लस कंट्रीज, ऑलमोस्ट 120 के आप 150 कंट्री के आसपास बोल सकते हैं जो BRI का एक पार्टनर बना हुआ है। तो वो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो पूरे जियो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं टू काउंटर USA। अब इसको लेकर भारत नहीं, पूरे दुनिया में जो एंटी चाइना है वो आगे बढ़े और इस चीज को काउंटर करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर हो या बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आए, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा एक है PGII।
पढ़ा ये G20 समिट में, या आईमेक के समय पढ़ा होगा, पार्टनरशिप, कहीं नाम। ये यूएसए बैक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको यूएसए टोटली बैक करती है, और इसका यही काम है टू काउंटर चाइना बीआरआई। ठीक, अब इस वाले जो में और इसमें क्या अंतर है, बीआरआई इज द गवर्नमेंट प्रोग्रेस प्रोजेक्ट, बीआरआई किसका है, सरकारी है, लेकिन इसका जो फंडिंग है तो ऑल डिपेंड्स ऑन द प्राइवेट, जिसके कारण ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुई है जैसा हम बीआरआई को कर रहे हैं। आप चले चाइना को काउंटर करने के लिए, एंड ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल फाइनेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली डिपेंड ऑन द प्राइवेट कंपनी। आप प्राइवेट कंपनीज को बुला रहे कि आप आइए इन्वेस्ट कीजिए। अब बीआरआई को किसी से पूछना थोड़े, वो तो चाइना का बैक है, तो वो चाइना जहां चाहेगी वहां कॉरिडोर बनाएगी, जो करना है करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉज बना हुआ, बट स्टिल PGI play a critical role to counter China in Asia, Africa as well as Europe. उसी का देन है आईमैक। समझ में आ रही है चीजें? तो ये यूएसए बैक्ड है टू काउंटर चाइना। यूएसओ को भी लगा कि ऐसा तो एक हमारे पास भी होना चाहिए जो हम बीआरआई को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन बीआरआई धीरे धीरे करके अपना चैनल बहुत ऊपर तक बढ़ा लिया। अगर आप ये देखिएगा तो ये सारा चीजें यहाँ से, मतलब ये पूरा कंट्रोल कर लिया इस चीजों को। इसमें बहुत सारे कॉरिडोर आपने पढ़ा होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, म्यांमार बांग्लादेश म्यांमार, बहुत सारे कॉरिडोर्स को इनिशिएट कर दिए, यूरोप तक, पूरा रसिया तक ये चीजों को बढ़ाया है। तो आने वाले समय में बीआरआई विल प्ले क्रिटिकल रोल। भारत को लगता है कि उनको एक तरीके से साइडलाइन किया गया, लेकिन भारत के सॉवरेनिटी के ऊपर भी सवाल उठाया गया। तो BRI is also one of the geostrategical expansionist policy of China on the role of इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो बोलते हैं ना, जो नकाब पहनी हुई है, जो बैक की हुई है अपने आप को इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल चीज, लेकिन बेसिकली वो अपना पे जियो स्ट्रेटेजिकल प्रेजेंस बना रही है पूरे दुनिया में। अब उसमें जो लपेटे में आ जाए, श्रीलंका लपेटे में आ ही गई है, तो उसका तो लगभग जान ही खा गई। हम्बनटोटा पोर्ट को हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, जो पैसा लेना है लीजिए। और जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ कोविड के बाद, पूरा हम्बनटोटा पोर्ट का कंट्रोल किसके पास आ गया, चाइना के पास आ गया। सिर्फ चाइना ही ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया था श्रीलंका क्राइसिस में, और भी बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन वो भी उनका डेप्ट ट्रैप पॉलिसी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल माना जाता है। पाकिस्तान वाला देखे होंगे, ग्वादर पोर्ट वही चीज में ट्रैप में फंसते गया। मालदीव्स को लपेटे में ले ही लिए थे, अब मालदीव को भारत याद आ रहा। तो ये सब चीज चाइना करते रही, वही इसी बीआरआई से निकल कर आता है डेप्ट ट्रैप पॉलिसी। समझ में आ रही है? तो ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चाइना का, भारत उस पर बहुत नजर रखती है, एंड भारत इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईमैक, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब वो बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन एक जियोपॉलिटिकल माहौल तो बनाया जा रहा है। इतना आसानी थोड़े कि आप यहाँ से, यहीं से है ना, कहाँ गया भारत, यहीं से है ना, कहां से कहां तक गया? ईरान कहाँ जाएगा उसमें? ईरान तो है। अच्छा, हम ईरान निकलनी है क्या? अच्छा ठीक है, ईरान नहीं निकलना, तो ईरान को तो अलग रखा गया ना। हाँ, लिखिए बीआरआई में, बीआरआई में लिखिए, एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी adopted by 2013, formerly known as FORMELY, formerly known as One Belt One Road, One Belt One Road, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा OBOR। ठीक, लिख लीजिए फुल स्टॉप। इट एम्स टू promote China industrial capacity, and transition it into global power।
ग्लोबल पावर। हाँ बताइए। हाँ हाँ, तो हाँ, तो वो तो भारत का, वो भारत का पार्ट है। तो उस, तो ये हम क्या कह रहे हैं, ये कब का है, 1940 का, 1940 का है वो। अभी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में मानकर चलिए एक्सेप्ट कर लिया चाइना कि ठीक है ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोलते ना कि मुद्दे को अभी दबा दिया गया, लेकिन खत्म नहीं कर दिया गया। इन फ्यूचर जब चाइना बोलेगा कि अपना वो स्पीचेस को याद करेगी, माओ जेडोंग जिस दिन सपना में आए जिनपिंग का, उस दिन फिर बताएगा कि नहीं अच्छा सिक्किम भी हमारा। तो कहने का मतलब कि ये स्ट्रेटेजी में है, उनके उस प्रोफाइलिंग में है। मान लिया ठीक है, नहीं माना तब भी ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो वो अपना पॉलिसीज पे काम करेंगे। लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि 5 फिंगर स्ट्रेटेजी होता है क्या, सिक्किम भी आती है कि नहीं इस चीज में। दिस इज ऑल अबाउट द बेल्ट रोड इनिशिएटिव। चैलेंजेस क्या मैंने बताया, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, डेप्थ फाइनेंसिंग को लेकर, ये सब हमेशा चैलेंज बना रहा बीआरआई को लेकर। और भारत का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है जिसके ऊपर हमेशा टेंशन बना रहा रिगार्डिंग द, इसमें एक होगा बीआरआई, ये है ना बीआरआई, यहीं से पूरा ग्वादर पोर्ट से कराची। इसमें ईरान वाला मैप नहीं है, जो ईरान के साथ जो इसका डील चल रहा है। चाइना एंड ईरान हैव साइंड 25 ईयर्स एग्रीमेंट, 25 साल का एग्रीमेंट चाइना और ईरान ने साइन किया है। उसमें सस्ते दामों पे तेल लेना है, एंड वहीं पे वो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज लेकर आया टू इन्वेस्ट और वो सारा चीज है। तो चाबहार पोर्ट लेगा, चाबहार पोर्ट से इसको कनेक्ट करेगा ग्वादर पोर्ट, यहाँ लगभग 60 से 80 किलोमीटर का है, और यहीं से निकल लेगा कहाँ, तेल लेके अपना चाइना। तो उसको नीचे नहीं आना पड़ेगा जहाँ पे इशूज रहा, अगर भविष्य में जिस दिन साउथ चाइना सी गड़बड़ाया तो यहाँ पे, ये यहाँ पे आता ना मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का, तो मलक्का वाला इशूज से बचने के लिए वो वहीं से सुमरी से निकल लेगा, यहाँ पे सारा चीजें को देखते रह जाएगी। तो ये सब स्ट्रेटेजिकली चल रहा है, उन लोग सोचता है तो इम्प्लीमेंट भी करता है। हम लोग कागज में बहुत अच्छे से बना लेते हैं, जब धरातल पे लाते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। सच्चाई है, हंसी मजाक तो ठीक है, लेकिन हमें टाइम लगेगा। 2047 के बाद व्हेन बिकम द विश्व गुरु सुपर पावर, तो उसके बाद हम लोग भी ऐसी कुछ प्लानिंग करते रहेंगे। तो अभी हमारा बिहार खत्म हुआ, नेक्स्ट बंगाल है, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। हाँ, कल सोचिए ना, आज मंडे है ना, आज पीएमओ गेट खुला होगा। इतना दिन से मोदी जी जा कहाँ रहे होंगे, भूटान चले गए हैं, बताइए। आज पीएम में बंद कर दिया होगा, साहब गए छोड़ दिए। कहने का मतलब कि इतने बड़े लीडर हमारे इतने चुनाव में ही बिजी रहते हैं, या वन नेशन वन इलेक्शन ले आइए, टंटा खत्म कीजिए, नहीं तो फिर मोदी जी आएंगे तो फिर बंगाल, अब वहां चलेगा, वहां रविन्द्रनाथ टैगोर का चलेगा, वहां पे मेरा और रविन्द्रनाथ टैगोर का पुराना रिलेशन है, सबसे तो कनेक्ट कर लेते हैं ना। उनका भोजपुरी गाना सुने ही होंगे, उस वीडियो को कितना व्यू गया होगा, उससे पहले गाना कोई किसी को नहीं पता था, अब जब से वो खुद गाए हैं, हाँ वो गाना पता उतना फेमस नहीं था। तो मोदी जी का सुनते रहिए, वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलता है जो आप एग्जाम पर्पस में यूज कर सकते हैं। गाना लिख दीजिएगा, मोदी पीएम मोदी, ऑनरेबल पीएम मोदी कोटेड, तो वो चीज ऐसे वैसे में यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं, कर दीजिएगा और क्या। या कुछ अगर फैन फॉलोअर होगा, लाइक माई फादर एंड मदर, ही ऑल्सो बिलीव दैट इज इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो वो आपको बहुत अच्छा नंबर देगा। अगर वो उस नहीं होगा तो फिर तो मेरे जैसा होगा तो काट देगा बोलेगा। तो ये, अब हम आते हैं बीआरआई के बाद, पहले लिखिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। स्ट्रिंग ऑफ पल्स बेसिकली क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पल्स इज बेसिकली, अगर हम चाइना के कंटेक्स्ट में बात करें तो मिलिटराइजेशन ऑफ आईओआर कह सकते हैं, एकदम क्लियर स्टैंड में, ज्यादा इसमें वो सिर्फ ये मिलिटराइजेशन ऑफ, वो फिर वो अपना दिखाता है कि नहीं ये डेवलपमेंटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, नेवी स्टेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन ओशियन रीजन, ये सब चाइना का। लेकिन बेसिकली दिस इज द मिलिटराइजेशन ऑफ इंडियन ओशियन रीजन, जिसको लेकर भारत बहुत सचेत है। भारत इसको हमेशा काउंटर करती है, भारत हर जगह पे अपने अपने
एयरबेस और अपने अपने पोर्ट्स को तैयार कर रही है। और देखिएगा तो बेसिकली ये क्या है, मिलिट्राइजेशन के साथ साथ में भारत को एक तरीके से इंसर्कल किया जा रहा है। बहुत चर्चा में रहा था 2004 से लेकर, एक यूएसए के स्कॉलर थे, उन्होंने ये कंसेप्ट लेकर आया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइना। तो ये भी हमारे लिए पता होना चाहिए। इसमें 2-4 पॉइंट लिखिए। इट इज militarization of the IOR and theory about China expanding maritime influence in Indian Ocean, stretching from China's mainland to the Horn of Africa. बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे अगर आप देखिएगा, इसमें पूरा नहीं आया इस मैप में, जो चौक पॉइंट्स पढ़ा है, चौक पॉइंट्स, अगर आपने स्टेट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, एक जैसे समुद्र में चलने के लिए एक रास्ता होता है, उसको सी लाइन ऑफ एसएलओएस बोलते हैं, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, एसएलओसी भी बोलते हैं बहुत जगह, सी लाइन ऑफ नेविगेशन बोलते हैं। मतलब समुद्र में चलने से आपको अगर यहाँ से यहाँ आना तो एक सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, ये नहीं कि आप नदी में उतरे तो लहरा रहे हैं, यहाँ न चला यहाँ न चला फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं, एक सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। अब उसे आकाश मिल गया तो ऐसा नहीं कि जहाँ मन वहाँ लहरा रहे, नहीं तो फिर वही वाला अहमदाबाद वाला हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जब आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को देखिएगा, जब हम मिलिट्राइजेशन की बात कर रहे हैं, इंसर्कलिंग की बात कर रहे हैं, तो जो चौक पॉइंट्स होते हैं ना, जहां से चीजें निकलती हैं, उसको कंट्रोल करना चाहती है चाइना। जैसे एक चौक पॉइंट यहाँ हो गया तो इसको कंट्रोल करना चाहती है, एक चौक पॉइंट यहाँ हो गया इसको कंट्रोल करना चाहती है, यहाँ पे चौक पॉइंट्स है। तो चौक पॉइंट्स आर द क्रिटिकल जंक्शन, जहां पे एक तरीके से सी जहां से निकलती है, बहुत छोटा सा जगह होता है, छोटा इन से सी निकल जाता है लेकिन बहुत चीज जगह, और उसको कोई कंट्रोल कर ले तो आप पूरा, ऐसे आप पढ़े होंगे स्वेज कैनाल पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में, उसमें खाली एगो जहाज ऐसे से ऐसे घूम गया तो जाम लग जाता, मतलब खत्म हो जाता। तो चौक पॉइंट्स है, और वहां पे डोमिनेंस किसका, इजिप्ट का, पायरेट्स का, वहां पे वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्रीज होती हैं, जिबूटी, सोमालिया, ये सब जो कंट्री, वो सब कंट्रोल करती है। तो वो चौक पॉइंट इज वेरी क्रिटिकल। जैसे स्टेट ऑफ मलक्का, वो भी एक चौक पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे गल्फ पढ़ेंगे तो वहां पे एक पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, वहां पे एक वो है, तो वहां पे चौक पॉइंट्स है। तो वो सब भारत वहां पे भी काम करी। एक पोर्ट ऑफ डुकम है ना, नाम सुन, डुकाम पढ़ा है ना, तो वो सब ओमान में, तो वो सब चौक पॉइंट्स पे भारत भी काम कर रही है और चाइना भी करे। भारत को थोड़ा लेट में ध्यान आता है, ये 2004 से शुरू कर रहा, हम लोग 2012 से चीज पे काम करना शुरू किए, जब वो आया बताया कि भैया आपको घेरा जा रहा है इन द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक, मैरीटाइम डेवलपमेंट, आपको एक तरीके से इंसर्कलिंग किया जा रहा है। तो भारत को नींद खुला, बोला अच्छा ये बात है, तो और बड़ा नाम लेकर हम आएंगे, पर्ल्स ला रहा, हम डायमंडे लाएंगे। तो भारत ने नेकलेस डायमंड स्ट्रेटेजी लाया। तो ये सब थोड़ा सा पॉइंट ऑफ आपको याद रखना है जब भी चाइना इंडिया का रिलेशंस पूछा जाए। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, ग्वादर पोर्ट है, यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, म्यांमार में सिटवी है तो उसको काउंटर करने के लिए काइकुपू है, चिटागांग है तो मोंगला पोर्ट है, फिर यहाँ पे सिंगापुर में अपना एक नेवल बेस है, पोर्ट ऑफ डुकम। समझ में आ रही चीजें। जैसे जापान है, जापान में भी कुछ जगह पे भारत वहां पे काम कर रहा। तो ये सब चीज है कि चाइना को भी काउंटर करने के लिए, जैसे नेकलेस हम ला रहे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है तो उसी को नेकलेस लाए। तो ये सब पॉइंट्स बस याद रखिएगा, ये सब चीज आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा, पोर्ट्स वोर्ट्स याद है ना, एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना, टू हाउ यू एक्सप्लेन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आप चिटागांग पोर्ट है तो भारत का मोंगला पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है तो चाबहार पोर्ट है, बस 2-3 एग्जाम्पल याद रखिएगा टू एक्सप्लेन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब नेक्स्ट आइए 9 डैश लाइन, इसका मैप नहीं होगा इसमें, 9 डैश लाइन।
9 डैश लाइन, लिखिए इसमें, चाइनाज हिस्टोरिकल टेरिटोरियल क्लेम, चाइनाज हिस्टोरिकल टेरिटोरियल क्लेम इन साउथ चाइना सी, full stop. It is a U-shaped, it is a U-shaped demarcation on Chinese map that claims 90% and 90% of the South China Sea, comma, encompassing numerous islands and waters disputed with neighboring countries like Vietnam, comma, Philippines, comma, Malaysia and Brunei, ठीक। तो आपने पढ़ा होगा, मैप इसमें है नहीं, मैप कहाँ हो गया, गूगल कहाँ से आता, एग्जिस्ट, देखा होगा ऐसे 9 डैश लाइन आप लोग ने, उसमें कनेक्टेड है ना, देखा है ना, पढ़े है कहीं 9, है लेकिन दूसरा कोचिंग का है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा इसी को ले लेते समझने के लिए, क्या करें, मजबूरी है। गायब हो गई, ये देखिए, अब थोड़ा सा ये समझिए मैं क्या कह रहा हूं, हिस्टोरिकल मैप, चाइना के पास अपना मैप है, उसके हिसाब से वो क्लेम करती है कि 90% कि हमारा 200 किलोमीटर तक हमारा रेंज है, जिसके कारण पूरा 90% साउथ चाइना सी का कवर हो जाता है। लेकिन इस चीज को लेकर जब चाइना आगे बढ़ी, अनक्लॉज पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन लॉज ऑन सीज है ना, अनक्लॉज, उसके नियम के हिसाब से गलत है, और ये जब मैटर इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में गया तो चाइना भी यहाँ केस हार चुकी थी, फिलीपींस वहां पे जीता, तो उसका क्लेम है कि भैया यहाँ से पूरा 90% हमारा ही है, पूरा साउथ चाइना सी, और ये हमेशा ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की तरह देखते हैं, और माना जाता है कि चाइना ऑलवेज नॉट फॉलो द इंटरनेशनल नॉर्म्स रूल्स, उसको फॉलो नहीं करते, वो अपने हिसाब से काम करती है। इसी को लेकर हमेशा 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है 9 डैश लाइन, जिसमें आइलैंड्स, बैक वाटर, बहुत ह्यूज रिसोर्सेस माना जाता साउथ चाइना से में, ट्रिलियन है, जिसमें वाइल्ड रिजर्व है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसके बाद आपको पेट्रोलियम, ये सारा का गैस रिजर्व्स है, जिसमें माना जा रहा है कि साउथ चाइना से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में चाइना अगर यहाँ डोमिनेंस बनाती है तो साउथ चाइना सी का सबसे पहले क्या करेगी, नाम चेंज करेगी, नाम रखा जाएगा चाइना सी या चाइना लेक, कि बताने के लिए, जियोपॉलिटिकल में एक कंसेप्ट देने के लिए, भैया ये साउथ चाइना, जबकि साउथ चाइना सी है, उसको नाम बदल के चाइना लेक कर देगी, उसको अपने आर्टिकल में एक बार लिखा भी था, और उसके अपना डोमिनेंस बढ़ाएगी, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले समय में स्टेट ऑफ मलक्का में कुछ डिस्प्यूट होगा। अब भारत इसको कैसे कर रही है, तो भारत यहाँ पे बैंड वेगिंग कंसेप्ट यूज करती है इन द जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, अपने कुछ नहीं करेगी, दे वांट टू मेक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस
थ्रू फिलीपींस और कंबोडिया या वियतनाम के थ्रू। तो अब वहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं, जो जरूरत पड़ रहा है उसको कर रहे हैं, तो दूसरे के कंधे पे रख के टू काउंटर चाइना इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी है क्या? दिस साउथ चाइना सी इज द इंटरलिंकिंग बिटवीन इंडियन ओशियन एंड इंडो पैसिफिक। अगर इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशियन को कोई जोड़ता है तो वो साउथ चाइना सी जोड़ती है। तो स्ट्रेटेजिकली as well as economically, this is very important area where China want to control and make a strong presence to, मतलब एक रोल प्ले करना चाहते इन फ्यूचर टू बिकम एशियन पावर और हेजीमनी ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 9 डैश लाइन। हिस्टोरिकल मैप है वो लेकर आती है जिसको बाद में सब खारिज कर देते, तो ये चीज याद रखिएगा रिगार्डिंग द 9 डैश लाइन। ठीक, ये बेसिक चीज है जो आपको बस चाइना के सारे एक्सपेंशन पॉलिसी को बारे में जानना है। यस नहीं, हाँ एक मार्क बोल सकते हो, मार्क बताने के लिए कि या बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं ही डिस्प्यूटेड, पार्सली आइलैंड, स्पेशली आइलैंड, सब डिस्प्यूटेड, पर यहाँ पे डैश आप बताना चाहते हैं कि ये चीजें, इससे चीजों को मार्क करना चाह रहे हैं, वो वहाँ पे वो यूज किया जा रहा है। बेसिकली ये अभी इसको लेकर भी डिस्प्यूट्स था, फिर एक स्कैर्बो कर सोल्व करके उसको लेकर बहुत डिस्प्यूट्स बना हुआ है, लेकिन कारण क्या है? चाइना तो है ही, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है, उस रिसोर्सेज को ट्रैप करने के। जिस दिन रिसोर्सेज अगर यहाँ नहीं रहेगा, खारा पानी के लिए कौन लड़ेगा? जिस दिन कश्मीर में यूरेनियम, ऑयल या रेयर अर्थ मिनरल्स निकल जाए, फिर देखिए कश्मीर बिकेम द जियो पॉलिटिकल इशू, नॉट टू नेशन कंसेप्ट, या टू नेशन कंसेप्ट नॉट टू नेशन डिस्प्यूट। तो अभी कुछ है ही नहीं वहां पे, पहाड़ वादी सब जगह में। तो जिस दिन यूरेनियम का खदान, सोना का खदान निकल जाए, गलती से कहीं से निकल जाए, फिर देखिए कश्मीर में यूएनओ से लेकर यूएसए, चाइना, रसिया तक इन्वॉल्व हो जाएगी। अभी वहां बर्फबारी और ये सब है, सैफ्रॉन और क्या बोलते हैं, हाँ केसर, तो सब के लिए ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। एक बात वही चीज, अगर यहाँ पे रिसोर्सेस, अफगानिस्तान में रिसोर्सेस है इसलिए वो बना एक हॉट स्पॉट, यहाँ पे एक वो बना हुआ, इसलिए ये जियो पॉलिटिकल थिएटर बना हुआ है। रिसोर्सेस नहीं रहेगा, खेला खत्म, को दूसरा रिसोर्सेस देखेंगे, वहां पे लड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिक क्या है वहां पे और स्ट्रेटेजिक क्या है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दिस साउथ चाइना से इज क्रिटिकल। तो इसलिए जियोपॉलिटिकल, न्यू जियोपॉलिटिकल थिएटर बना हुआ है साउथ चाइना सी। हमेशा 5-10 दिन, 1 महीना में देखेंगे कुछ ना कुछ साउथ चाइना सी को लेकर होते रहता है। चाइना आ जाती है, कभी फिलीपींस और वो अपने में लड़ते हैं, भारत अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रही है, लेकिन अभी भारत का टाइम लगेगा, भारत को हर चीज में थोड़ा समय लगता है। आजादी में हमको इतना समय कहा गया नोट, यही बड़ा दिक्कत है, नया नया चलाए हैं कहाँ, ये यहां से आता है ना एक होम, ये बस चलिए, दिस इज और 9 डैश लाइन। नाउ बस एक पॉइंट और लिखिए, इंडिया एफर्ट्स टू काउंटर, इंडिया एफर्ट्स, बस उसमें खाली नाम लिख लीजिएगा, इंडिया एफर्ट्स टू काउंटर। लिखिए, पहला डॉट करके लिखिए, स्ट्रेंथनिंग नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सागर विजन। बेसिकली जो हम मैरीटाइम और इस सब चीज को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं। दूसरा क्वाड, दूसरा डॉट में लिखिए क्वाड। थर्ड आईमैक, आईमैक। फोर्थ नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। एंड फिफ्थ IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये सब पे भारत काम कर रही है चाइना को काउंटर करने के, चाइना के जो जियो स्ट्रेटेजिकल
एक्सपेंशन पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए भारत इस सब पे काम करा। जब आगे पढ़ेंगे ग्रुपिंग्स तो सब में ये सब क्वाड IOR सब के बारे में चर्चा होगा। तो ये बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द इंडिया चाइना। ये सब पॉलिसी स्ट्रेटेजी आपको याद रखना चाहिए। कुछ पूछ रहे क्या आप? कौन? भारत? हाँ, कर ही रही है। होल वैसे ओवरऑल तो हम आपको स्पेसिफिकली बता रहे हैं ये ग्रुपिंग ये चीजें। वैसे तो आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करके जैसे यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट असिस्टेंस वो सब पॉइंट डाल सकते हैं। मालदीव्स का एग्जांपल लिख सकते हैं। अभी तो मैं आपको बस पॉइंट्स बता रहे हैं। सब मालदीव्स भी पढ़िएगा तो आपको वहां लगेगा कि हाउ काउंटर द चाइना पल्स, जैसे टर्म यूज किया जाता है कि मालदीव्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पल्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी। अब भारत उसको कैसे काउंटर कर रही है? तो चाइना भारत वहां पे मालदीव्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। मालदीव्स को जो 3-4 आइलैंड है गुलीफुलू थिलाफुसू इस सब आइलैंड को जोड़ रही है। वो अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ह्यूमैनिटेरियन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये सब चीजें हैं। कोलंबो प्लान यूज किया जाता है बेसिकली द जो मेरी टाइम है इंडियन ओशियन में उसको कंट्रोल करने के लिए। कौन सा बुक? ईस्ट एंड वेस्ट में कुछ कोको देखिए कुछ स्ट्रेटेजी जो हैं जो आपको बहुत समय सरकार में अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी स्कॉलर्स बनाते रहते हैं। वैसे अगर देखिएगा तो बहुत सारे स्ट्रेटेजी आपको लगे ये, लेकिन जो कोर स्ट्रेटेजी है जिसपे काम सब चाइना का स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो वहां पे ये स्ट्रेटेजी है एंड हाउ इंडिया काउंटर दिस। तो बेसिकली ऐसे कोई स्ट्रेटेजी जो होते हैं जो आइडियलिस्टिक एंड रियलिस्टिक हर जगह पे काम करते हैं उस स्ट्रेटेजी पे हमें ज्यादा बात करना होगा। वैसे स्ट्रेटेजी जैसे कोई स्कॉलर अपने हिसाब से बताया या भारत उसको इंप्लीमेंट, अगर भारत उसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कर रहा है एंड परस्यू करता है बहुत सालों तक तब तो वो स्ट्रेटेजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे करके बहुत सारे आप अगर IR के इंटरनेशनल रिलेशंस में जाइएगा स्कॉलर्स थिंकर्स पढ़िएगा तो हर स्कॉलर थिंकर अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी, जैसे मैं आपको हमेशा उसका एग्जांपल देता हूँ कैरेट एंड स्टिक का। एक बार ट्रंप ने बोल के चला गया, आपके नजर में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर कैरेट स्टिक चला गया। लेकिन कोशिश करना है कि जो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है जो बहुत न्यूज में है जो हमारे नोटबुक में किताब में उस स्ट्रेटेजी को आप याद रखिए। नया स्ट्रेटेजी ढूंढने मतलब इंप्लीमेंट करिएगा तो जो कोर स्ट्रेटेजी वो भूल सकते हैं। तो वैसे करके वो चीजों को फोकस रखिएगा। जैसे आपने जो स्ट्रेटेजी बोला, आपने जो बोला आपका स्ट्रेटेजी, तो मैंने ये जो है सलामी स्लाइसिंग वाला, तो मैंने सलामी स्लाइसिंग देखा, मुझे ध्यान नहीं, मतलब मेरे लिए तो वो न्यू वन था, उसको मैं रिसर्च करना होगा क्योंकि बहुत नया स्ट्रेटेजी सुना। बुल और उल्फ, सॉरी उल्फ, बुल तो ये, हाँ ये डिप्लोमेसी मेरे को देखना पड़ेगा, मेरा मेरा डिप्लोमेसी हिला दिया तो कुछ चीज को आपको स्टिक रहना। बाकी द इंपॉर्टेंस ऑफ IR तो ये भी आप जानते हैं ना, BPSC में एक IR सब्जेक्ट को करंट से ज्यादा अहमियत नहीं जाता। करंट यहाँ तो कुछ भी है तो 30 क्लास 25 क्लास मुझे दिया गया, बहुत जगह पे तो बोलते 5 से 7 क्लास में इंटरनेशनल रिलेशंस खत्म कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आता कौन सा पढ़ाया। अगर हम रसिया पढ़ाए, चाइना पढ़ाए, नेबरिंग कराए, तब भी तो 5 से 7 क्लासेस में IR करेंट अफेयर्स कंप्लीट करना जस्टिफिकेशन नहीं होगा। और आपके जैसे स्टूडेंट्स हमें मिले थोड़ा सा इंटेलिजेंट हैं तो थोड़ा सा कम समय लग सकता है, लेकिन हर जगह ऐसा उपलब्धि मुझे नहीं मिलता। नहीं ये ऐसा नहीं खुश करने के लिए नहीं बोल रहा है, आपके कॉपी में देख के मुझे तो फील हो रहा है आप मेहनत तो कर रहे हैं, खुश नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, खुश करने का पैसा नहीं आता है मेरे। तो ये चीज है, ये सारा पॉइंट समझ गए। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, ये हो सकता है कि इस बार इस चीज पे चर्चा बहुत रहा है। इसे हो सकता है मेरे नजर में एक ब्लू पाइवट स्ट्रेटेजी है, ब्लू वाटर है, एक पाइवट स्ट्रेटेजी, एशिया पाइवट पॉलिसी है वो चाइना को काउंटर करने की। तो वो बराक ओबामा के द्वारा लाया गया था उनके टेन्योर में, लेकिन जब ट्रम्प बाइडेन आए तो वो चीज साइड लाइन हो गया। अभी PCI के बारे में चलता है या चाइना के उस पॉलिसी पे ज्यादा चर्चा। तो कुछ पॉलिसी है, लेकिन लेट मी सी, ये पॉलिसी तो मेरे नया था, मेरे नजर में तो नहीं आया, इसको देखते हैं पढ़ते हैं मैं भी। उसके बाद कल इसमें बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, चाइना, हाँ तो उसमें इंडिया था लेकिन इंडिया फिर हट गया उसमें, लेकिन यूज किया जाता है वो टर्म। सॉरी नहीं
एग्जाम्पल दे सकते फॉर नेबरिंग कंट्रीज में। ऐसा नहीं है कि भारत उसमें उस चीज को अलग रखा है BRI से, लेकिन इसको यूज करता है फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द स्टेबिलिटी इन द नेबरिंग कंट्रीज, टू मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। BMIC को रखता है। जैसे उसी का पार्ट ही मानकर चलिए नेक्स्ट इंडिया IMT है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो मणिपुर के मोरे से आपको थाईलैंड का एक जगह है, उसका नाम बी से क्या नाम, बैंकॉक मत बोलिए, बैंकॉक पता है, बैगआउट करके जगह, बैगन वाला BAIGN है, बैगने बोलेंगे जो भी, तो वो है। तो वो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट BCIM का। इंडिया उस चीज को इंटरेस्ट नहीं लेती है। फॉर एग्जाम्पल आप बिल्कुल लिख सकते हैं, एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन उस पर चर्चा हमेशा रहती है। काम चल रहे हैं, स्पेसिफिकली तोड़ के काम चलता है, तो बांग्लादेश के साथ भारत का, म्यांमार के साथ, या इंडिया चाइना के साथ, तो उसको इसमें जोड़ दिया है। वो भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉरिडोर था, बहुत बड़ा कॉरिडोर और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर भारत उस चीज में बहुत टोटली इंगेज होती, भारत उसके बाद निकली है, उसके बाद अलग अलग जगह पे काम कर रही है। लेकिन एग्जाम्पल में आप उसको बिल्कुल लिखिएगा। हम लोग जब नेबरिंग कंट्रीज पढ़ेंगे म्यांमार या बांग्लादेश में, उसमें एग्जाम्पल वो जरूर लिखेंगे। लिखिए क्वेश्चन, इंडिया चाइना, क्वेश्चन लिखिए, इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस ऑसिलेट, वो OSCILLATE, ऑसिलेट between cooperation, comma, competition and confrontation, 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 full stop. Examine this statement in light of recent developments in bilateral and regional context. रीजनल कंटेक्स्ट। सवाल आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जो जवाब आपको लिखना है, सवाल जब पढ़िएगा तो हम बात कर रहे हैं कि भारत का चाइना के साथ जो रिलेशन है, तीन चीजों पे, तीन डायमेंशन है जिसपे हमेशा झूलते रहता है। पहला कॉपरेशन, दूसरा कंपटीशन एंड थर्ड कॉन्फ्रंटेशन। तो ये तीन ही वैसे आपसे कम, उसके बाद रिसेंट चीजों को भी ध्यान रखना, रीजनल चीजों को भी ध्यान रखना है। तो ये सवाल आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसके ओपनिंग पॉइंट्स लिखा दूंगा, बाकी चीजों को आपको एक्सप्लोर करके समझना। क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉपरेशन में बहुत सारा पॉइंट्स आप बता सकते हैं कि लिखने का तरीका भी, इंट्रोडक्शन पार्ट तो मैं अभी लिखा रहा हूँ, उसके जो सेकेंड पार्ट में हम जाएंगे, जो मेन बॉडी पार्ट है जिसमें हम कंपटीशन, कॉपरेशन और कॉन्फ्रंटेशन लिखाना। जैसे अगर आप पहला पॉइंट यूज करते हैं कॉपरेशन, कि बहुत जैसे कॉपरेशन में कि बहुत सारे चीजें होने के बावजूद देयर आर सो मेनी कॉपरेशन एरिया, एमाइड टेंशन होने के साथ बहुत सारे राइवलरी होने के कारण कॉपरेशन है। जैसे सबसे पहले क्या, इकोनॉमिक लिंकेज, सबसे कोर चीज है कि हम इतना होने के बाद भी, चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इतना हल्ला गुल्ला करने के बाद, बॉयकॉट करने के बाद भी चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो सबसे बड़ा कॉपरेशन तो यही दिखा रहा है। ऑल्दो वी आर ऑन द नेगेटिव साइड, मतलब सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वी आर इंपोर्टिंग सोलर पैनल्स, फार्मास्यूटिकल एपीआईज, उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है, ये सारा चीजें, रेयर अर्थ, ये सारा चीज हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये तो सबसे बड़ा। दूसरा पॉइंट है क्लाइमेट गवर्नेंस। Always China and India on the same platform when we talk about the climate governance, and we have to negotiate. जब दोनों देश नेगोशिएट करती है ग्लोबल कंट्री से, खासकर डेवलप कंट्री से, तो चाइना और भारत साथ में रहती है। रिगार्डिंग द CBDR, कॉमन डिफरेंशिएटेड वाला जो रिलेटेड जो हुआ है CBDR को लेकर, साथ साथ में फंडिंग को लेकर, प्रिपेयर्डनेस को लेकर, ये सब चीज पे हमेशा भारत और चाइना साथ में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हाँ तो ये तो, हाँ तो उसका स्ट्रैटेजी है।
बट हमें अभी हमारा क्या नीड है कि वी नीड ए कॉपरेशन और वी नीड ए फंडिंग फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। अब हमारे साथ कौन खड़ा है, हम ये उस पर ज्यादा खड़ा है ये देखेंगे। अब उसका टेक्निकल ग्राउंड्स या जो उसके इकोनॉमिक ग्राउंड्स क्या, उस पर हम क्यों बात करेंगे। हमें प्रायोरिटी ये देखना है कि हमें डेवलप कंट्रीज से पैसा चाहिए रिगार्डिंग द क्लाइमेट गवर्नेंस, और जो हमें फाइट करना है, जो पेरिस क्लाइमेट में भी बातचीत चलती है। चाइना खड़ा रहे पीछे, पाकिस्तान पीछे खड़ा रहे, या कोई और देश खड़ा रहे, ऑल्दो वो डेवलप्ड हो या ना हो, किसी क्राइटेरिया में आते हैं, लेकिन हमारे साथ खड़ा, हम उस पर बात करेंगे। जब हम उस पैनल से फाइट करेंगे, जब डेवलपिंग को लेकर कुछ WTO में कोई इश्यूज आता है, तब अगर हमें चाइना को काउंटर है, तब हम ये पॉइंट उठाएंगे कि चाइना के क्राइटेरिया के हिसाब से, WTO के हिसाब से उसको डेवलप कंट्री होना चाहिए, और उसका वो गलत फायदा उठाती है, तब हम वहां पे उसको टैकल करेंगे। लेकिन अभी हम कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, तब हम जब कंपटीशन की बात करेंगे, तब हम इस पर सवाल उठाएंगे। समझ रही ना। तो हमें ये देखना है ऑन द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी, हम कब किस समय बात कर रहे हैं। कॉपरेशन में और भी ग्लोबल साउथ कॉपरेशन में, चाइना ग्लोबल साउथ कॉपरेशन में नेवर बिकेम द मेंबर ऑफ G77, तब भी हमेशा ग्लोबल साउथ कॉपरेशन में चाइना फंडिंग को लेकर, टेक्निकल सपोर्ट को लेकर हमेशा साथ में भारत की खड़ी रहती है। तो दिस ऑल आर द कॉपरेशन पॉइंट जो हमें समझना था। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप जोड़ सकते हैं। हाँ, कल्चरल भी जोड़ सकते हैं, पीपल टू पीपल टाइज भी जोड़ सकते हैं, रिसेंट में कैलाश मानसरोवर, ये सब वाला पॉइंट जोड़ सकते हैं, बहुत सारा पॉइंट जोड़ सकते हैं। ये सब मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए जो आपके कुछ नोटबुक में भी होंगे, या जो आप न्यूज से या चीजों को समझा। दिस ऑल इंपॉर्टेंट कॉपरेशन एरिया जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। जब हम कंपटीशन में जाएंगे तो रीजनल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, रीजनल कंपटीशन सबसे ज्यादा है हमारे नेबरिंग कंट्रीज को लेकर, तो वो सब पॉइंट्स लिखना। तो ऐसे करके चीजों को सोचिए। जब आपके मैंने वीकली टेस्ट देखा तो बहुत अच्छे आंसर्स थे। कॉपी तो मिल ही गया होगा, मिल गया होगा। वो कॉपी मैंने रख दिया, वो क्लास वाला, उसको भी ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपके कॉपी मैंने देखा, तो मैंने भी बहुत सारे कॉपी देखा था, ब्लैंक बहुत अच्छे से लिखा, बहुत अच्छे लिख भी सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा और पढ़िए, क्योंकि बहुत जगह सवाल हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन था, वीकली टेस्ट था, तो सवाल ओवरलैप कर जाता है, कंटेंट ओवरलैप। तो ये थोड़ा, उससे लिए कोई परेशानी नहीं है, पर आप चीजें समझ रहे हैं, लिख रहे हैं। इससे पहले तो IR का सवाल कभी लिखा नहीं था, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी से मन ही नहीं, बाहर निकलता ही नहीं था आप लोग का। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, पेपर पढ़िए। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अच्छा इंट्रो लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग इसके मेन बॉडी पार्ट में लिखेंगे। लिखिए, इंडिया चाइना रिलेशंस आर among the most complex bilateral engagements in the geopolitics shaped by SHAPED, shaped by history, comma, geography and ambition, full stop. Both nations are ancient civilization and emerging global powers, comma, yet their ties are marked by yet civilization emerging, yet their ties are marked by border tensions, comma, strategic rivalry and economic interdependence. फुल स्टॉप, ब्लैक पैराग्राफ चेंज करके। विजय गोखले, विजय गोखले, ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे भारत के,
उनका एक कोट है, उसको लिखे, विजय गोखले स्टेटेड दैट इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, इंडिया मस्ट इंगेज विदाउट इल्यूजन, इंडिया मस्ट इंगेज विदाउट इल्यूजन, कॉमा, compete without fear and confront confront without hesitation. Illusion, comma, compete without fear and confront without hesitation, inverted comma close. तो ये कह सकते हैं ना, तो ये क्या, नहीं पोजीशन नहीं लिखने जरूरत है, अब पोजीशन तो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बताया हूँ, यू कैन स्किप पोजीशन। नहीं, उनको पता होगा, हमें नहीं पता होगा, उनको पता है, कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे अब एस जयशंकर के पोजीशन का क्या लिखे, उनको पता होगा, ऐसा वेल नोन फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, वैसे ही फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे, शिव शंकर मेनन, ये सब का नाम सिर्फ आप कोट कर दिए, मोर देन सफिशिएंट, उसके उनके पोजीशन बताने की कोई जरूरत नहीं, अब कोटेशन में पोजीशन क्या बताना। विजय गोखले कोटेड, ये चीज है। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए, दिस tri-dimensional framework, comma, cooperation where possible, comma, competition where necessary, and confrontation, confrontation where unavoidable, एरो देकर, captures the essence of their evolving relationship, that is the important introduction part। ये पॉइंट जो मैंने लास्ट में ट्राई डायमेंशनल फ्रेमवर्क बताया, कॉपरेशन जहां जरूरत है वो चीज को, तो ये सब है। उसके बाद कल थोड़ा सा इसके बारे में कुछ शॉर्ट पॉइंट लिख लेंगे, देन वी मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इन द नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें हम इंडिया, बांग्लादेश या मालदीव ये सब को ही शुरू करेंगे। ठीक, मालदीव भी बहुत न्यूज में रहा, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार थोड़ा सा साइड लाइन हो गया, 3-4 तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो हमें पढ़ना है। ठीक, तो लेकिन इसके बारे में तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया चाइना रिलेशन, इतना बस बेसिक कंसेप्ट रखिएगा। कितना घुमाएगा, मार्स का चाइना से तो नहीं पूछेगा तो इसी पृथ्वी, इसी जियोपॉलिटिक्स में, तो इससे मोर देन क्या सवाल है। बस सवाल कुछ भी बनाए, अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखें तो बहुत अच्छे से जवाब याद लिख सकते हैं। और आयर का यही तो खासियत है, कोई फैक्चुअल डाटा थोड़े याद रखना है, ज्यादा कुछ आपको बस वो बेसिक कंसेप्ट समझना है, क्या हो रहा है, क्या चीज चल रहा है, बस वो याद रखिए, बहुत अच्छा आंसर लिखिएगा। फिर ठीक, तो कल मिलते हैं।